नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वो थोड़ा सा अलग है, सब्जेक्टिव नहीं है। एक कंट्रोवर्सी चल रही है, वो ये है कि अभी करीब एक डेढ़ हफ्ते पहले कोलकाता में इंटरव्यू चल रहा था केंद्रीय विद्यालय संगठन का, जिसमें से आर्ट एजुकेशन के विषय में बीए और एमए, जिन्होंने बीए और एमए किया हुआ है चित्रकला के विषय से, यानी ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया हुआ है, उनको इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया। और करीब जनवरी के आसपास नवोदय विद्यालय संगठन ने इसकी शुरुआत की थी। उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज़ से बीए और एमए वालों को बाहर कर दिया, यानी कि ग्रेजुएशन जिनके पास है और जिसमें उन्होंने ड्राइंग एंड पेंटिंग को एज सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ है, जो इसके पहले नवोदय विद्यालय संगठन में और केंद्रीय विद्यालय संगठन में एक अहर्ता रखते थे कलाध्यापक बनने की, उनको इस बार बाहर कर दिया गया। और जिस पे कई सारा लोग अपने अपने मंतव्य दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। उनमें से कई मेरे दोस्त भी हैं, क्योंकि मैं खुद सिस्टम में हूँ और ख़ुद मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन में काम किया है करीब 5 साल। अभी मैं हायर एजुकेशन में हूँ, उच्च शिक्षा में पढ़ा रहा हूँ एक सहायक आचार्य के रूप में। तो इस सिस्टम को थोड़ा सा पास से जानता हूँ। मैंने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स से बीएफए एमएफए किया है। मैंने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स से आर्ट मास्टर ट्रेनिंग का डिप्लोमा भी किया है। और मैं इस समय जहाँ पे अध्यापन कर रहा हूँ, वहाँ पे बीए और एमए की क्लासेस चलती हैं। तो मैं दोनों ही तरह के जो परिवेश हैं, इनके बारे में भली भांति जानता हूँ। और मुझे लगता है कि इस विषय पे जब सभी लोग अपने अपने मंतव्य दे रहे हैं, तो मैं इस कंट्रोवर्शियल विषय पे थोड़ा सा चुप रहना चाहता था, मैं बातचीत नहीं करना चाहता था। लेकिन अब ये जो दिशा है, ये थोड़ी सी भटकती चली जा रही है और इस विषय पे बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो अगर आप मेरा मंतव्य जानें तो मैं स्पष्ट बोलूँगा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय संगठन ने जो निर्णय लिया कि आप बीए एमए वालों को इंटरव्यू से आप बाहर रखेंगे, ये पूरी तरह अनुचित है, गलत है। इसको वापस लेना चाहिए था। इसका कारण क्या है? कारण, और मैं जो बातें करूँगा मैं तथ्य आधारित करूँगा। मैं बायस बिल्कुल भी नहीं होना चाहता और एक शिक्षक को होना भी नहीं चाहिए। तो मैं जो भी बात करूँगा तथ्य के बेसिस पे बात बोलूँगा। अगर आप आर्ट्स कॉलेजेस की काउंटिंग करेंगे पूरे इंडिया में, तो आर्ट्स कॉलेजेस बहुत ज़्यादा कम हैं। और अगर आप परिवेश देखें तो कई ऐसे बच्चे होते हैं, क्योंकि आर्ट्स कॉलेजेस कम है। अगर यूपी की आप बात करेंगे तो यूपी में अगर आप माने हुए आर्ट्स कॉलेज के बारे में बात करें तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में विजुअल आर्ट्स फैकल्टी है, लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, और इलाहाबाद में भी खुला हुआ है। पहले 3 थे, अभी कानपुर में ओपन हो चुका है, लेकिन ये नए नए खुल रहे हैं। इसके अलावा बीए और एमए एक डिग्री कोर्स है जिसको आप कंपैरिजन में इक्वल मानते हैं, जहाँ बीए एमए होता है। तो अगर आप कला से स्नातक होना चाहते हैं तो आपके पास 2 डिग्री हैं, बीएफए एमएफए करिए आप, या फिर आप बीए एमए करिए। लेकिन बीएफए एमएफए जहाँ से होता है, ऐसे इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा कम हैं। तो ऑब्वियसली जो बच्चे कला से पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, उनके पास ऑप्शन बचता है कि वो बीए या एमए ही करेंगे। और ये केवल कुछ स्टेट की बात नहीं है, ये पूरे कमोबेश पूरे भारत की बात है। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो आर्ट्स कॉलेजेस बहुत ज़्यादा कम हैं और उन आर्ट्स कॉलेजेस की कैपेसिटी भी बहुत कम है। जैसे अगर आप बीए में एडमिशन लेते हैं तो बीए में कोई लिमिट नहीं है, कुछ सीटें सैंक्शन होती हैं, लेकिन आराम से 100-150 के आसपास बड़े आराम से बीए में या ई में बच्चे आ जाते हैं जो चित्रकला से पढ़ना चाहते हैं। लेकिन बीएफए में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सीटें फिक्स हैं, तो कंपटीशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर आप बनारस जाते हैं, अस्सी घाट पे आप शाम को जाके देखिए तो वहाँ पे ऐसे भी बच्चे मिल जाएंगे जो 1-2 साल से वहाँ रह के तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। उनको बीएचयू में एडमिशन चाहिए, एडमिशन नहीं हो पा रहा, और उनकी स्केचिंग देख लेंगे तो मतलब क्या बोलें, खतरनाक काम करते हैं। तो ये कंपटीशन है। यहाँ पे जो दिशा हो रही है गलत, कि बीए एमए क्या श्रेष्ठ है या बीएफए एमएफए श्रेष्ठ है, मैं इस विवाद में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता। मैं दोनों के बारे में तथ्य आधारित बात करूँगा, निर्णय आप खुद ले लीजिए कि कौन सा बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है। ऑब्वियसली इस बेसिस से मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले से, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब एक बात समझने वाली है कि क्या केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय संगठन बीए एमए वाले बच्चों से क्या दुश्मनी रखता है? क्या बीए एमए जो है ड्राइंग एंड पेंटिंग से जिन्होंने स्नातक की डिग्री ली है, क्या संगठन को इनसे दुश्मनी है? कोई पर्सनल खुन्नस है? बिल्कुल नहीं।
ये बात मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद केंद्रीय विद्यालय संगठन में पढ़ाया है। वहाँ का वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा अलग है। वो कहने को सरकारी है, लेकिन वहाँ पे काम बिल्कुल प्राइवेट की तरह होता है। वहाँ पे जो इंसान काम करने के लिए योग्य नहीं है उस सिस्टम में सर्वाइव कर ही नहीं सकता। वो आपको ऐसी जगह पोस्टिंग देंगे कि आप खुद परेशान होकर छोड़ के चले जाएंगे। अगर आप आरटीआई लिखिए, जो आरटीआई पढ़ी भी हुई हैं पहले, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन, इनको छोड़ने वाले जो कैंडिडेट हैं बहुत ज़्यादा नंबर में हैं। नवोदय विद्यालय में तो मतलब आप पूछिए मत, 24/7 की ड्यूटी होती है। वहाँ पे केवल आपको सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं होता है, उसके अलावा बहुत सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और अगर आप रेशियो उठाकर देखेंगे तो हर साल कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं नवोदय विद्यालय संगठन में, लेकिन वो उनको जैसे दूसरा ऑप्शन मिलता है छोड़ के चले जाते हैं। अब आर्ट एजुकेशन और केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय संगठन में क्या क्या समावेश क्या है? उनको चाहिए आर्ट टीचर के मामले में एक ऐसा टीचर जो उनको पढ़ाए तो पढ़ाए, उसके अलावा उनके कॉलेज को भी डेकोरेट कर सके। उनके यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो, आर्ट टीचर की ये ड्यूटी लगती है। उनको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए। वो मल्टीटास्किंग एक आर्ट टीचर चाहते हैं, उसको केवल पढ़वाना नहीं है। अब बीए एमए में क्या होता है कि जो बच्चे सिलेक्शन पा रहे हैं, जिसके बारे में मैं बात करूँगा कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, वो जो बच्चे पहुँच रहे हैं वो उनको आर्ट हिस्ट्री ज़बरदस्त आती है। ये मैं बोलूँगा, बीए एमए वाले बच्चों की जो आर्ट हिस्ट्री का सेक्शन है वो ज़बरदस्त है, बीएफए एमएफए वालों से मच बेटर है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस जो पूरे ऑल ओवर इंडिया बना हुआ है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ, तो यूपी और आपका सेंट्रल का, वहाँ पे क्या है कि आपको एक रिटन एग्ज़ाम देना होगा। रिटन एग्ज़ाम देने के बाद में आपका इंटरव्यू होगा। 100 और 30 का रेशियो चलता है। अगर आप 100 नंबर का आपने रिटन एग्ज़ाम दिया है तो 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। अब ये जो कमी है सिलेक्शन प्रोसेस की, इसका फ़ायदा उठाया कुछ लोगों ने, और कुछ क्या, जिसको जॉब पानी भाई उसका हक है वो करेगा। तो रिटन एग्ज़ाम में उन्होंने ज़बरदस्त पढ़ाई पढ़ ली। अब जो बच्चा चित्रकला की तैयारी कर रहा है और उसको जॉब चाहिए, उसको पता है कि 15 से 20 किताबें हैं, अब उसको पढ़ेंगे और आपका सिलेक्शन पा जाएंगे। अब किताबों को कैसे पढ़ना है, अगर आपने ये एक स्ट्रैटेजी है, अगर आपने बिल्कुल एक एक पन्ना रट डाला, एक एक चीज़ आपको रटी हुई है, कंठस्थ है, तो आप आराम से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्वालिफाई कर ले जाओगे। इंटरव्यू जो 30 नंबर का है उसमें आपको कम से कम 12 नंबर मिलेंगे, क्योंकि उससे कम दे नहीं सकते। जो कंबाइंड टोटलिंग होगी आपकी थ्योरी की और आपकी इंटरव्यू की, उस कंबाइंड जो मेरिट है उस मेरिट के हिसाब से आपको जॉब मिलेगी। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, मैं व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ कि मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके इंटरव्यू में नंबर कम थे, लेकिन थ्योरी में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और वो जॉब में हैं आज। तो इस तरह से सिस्टम में एंट्री पाई जाती है। बिल्कुल इसमें कोई अनुचित नहीं है, ये एक प्रोसेस है, सिस्टम की कमी है। और इसमें से कुछ ऐसे लोग सिस्टम में पहुंच गए जो वहाँ पे काम करने के योग्य नहीं थे। मैं यहाँ बार बार बात बोल रहा हूँ कि ऐसे लोग कुछ सिस्टम में पहुँच गए जो काम करने के योग्य नहीं थे। अब यहाँ पर जो मैं वो एक सेंटेंस यूज़ कर रहा हूँ, काम करने के योग्य नहीं थे। यहाँ पे केवल कला पढ़ानी नहीं है। अगर आप आर्ट टीचर के बारे में सोचते हैं तो आर्ट टीचर एक कला इतिहासकार नहीं होता। जैसे भी आप किसी आर्ट टीचर के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में आएगा उसको कुछ बनाना आता है, उसका मैनुअल काम अच्छा है। अगर मैनुअल काम अच्छा है तो सच में आर्ट टीचर है। आप अपने आसपास के, जब आप 9th-10th में थे, अपने जो सरकारी स्कूल के टीचर थे उनको आप मुड़ के देखिए, वो उनको कितना आता था। मेजॉरिटी ऑफ टीचर आपको ऐसे ही मिलेंगे जो सेब संतरा आम बना रहे हैं बस। उनके पास कोई विज़न नहीं है कि आप आर्ट एजुकेशन से क्या फ्यूचरिस्टिक करियर देंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी अगर आप पढ़ेंगे तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने साफ साफ ड्राइंग एंड पेंटिंग को कंपलसरी किया है। वो एक विज़न देना चाहते हैं, और इन कुछ मामले में बीए एमए थोड़ा सा पीछे हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है मैं बात करूँगा उसके बारे में। बीए एमए में बच्चों को पता है कि अगर आपको नौकरी पानी है तो आप किताबें पढ़ेंगे और ये प्रोसेस है, आप जॉब पा जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है कि मैनुअल काम जो होता है, ड्राइंग एंड पेंटिंग बनानी जो होती है, पेंटिंग्स कैसे बनाई हैं, वो बहुत कुछ पीछे हो जाता है। अब कई लोग इसमें बीएफए एमएफए को कम बता रहे हैं, बीएफए एमएफए वाले अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं। कई लोग बीएफए एमएफए को प्रोफेशनल डिग्री नाम दे रहे हैं। मेरे ही कुछ जूनियर्स हैं, कुछ साथी हैं जो बोल रहे हैं। मेरे हिसाब से
दोनों सेम ही हैं क्योंकि दोनों को यूजीसी ने इक्वल बैलेंस पे रखा हुआ है, स्नातक की डिग्री दोनों ही हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? बीएफए एमएफए और बीए एमए का आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बता रहा हूँ। बीएफए एमएफए 4 साल का होता है, बीए एमए 3 साल का होता है। बीएफए एमएफए में, या जिसको बीएफए आप बोलें फिर तो मास्टर हो गया, बीएफए और बीए एक 4 साल का, एक 3 साल का। बीएफए में आप एंट्री लेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग के बारे में ही पढ़ेंगे। 6 या 7 सब्जेक्ट होते हैं ड्राइंग के ही, कंपोजिशन से लेके कॉपी फ्रॉम ओल्ड मास्टर से लेके लैंडस्केप, पोर्ट्रेट हर साल पढ़ते हैं। मैंने अगर आप बीएफए एमएफए जोड़िए तो लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स में 6 साल बीएफए और एमएफए किया है मिला के। हम लोगों ने 6 साल कंपोजिशन पढ़ा है। यहाँ पे कंपोजिशन के नाम पे बीए में जो सिलेबस डिज़ाइन है उस लेवल का है ही नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस एक जैसा नहीं है। बीए में आप अगर ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, स्नातक कर रहे हो, तो उसके साथ में आपको 2 सब्जेक्ट और पढ़ने हैं तो भाई 24 घंटे ही। जहाँ पे बीएफए वाला 24 घंटे ड्राइंग एंड पेंटिंग के बारे में सोचेगा, वहाँ बीए एमए वाले बच्चे को 2 सब्जेक्ट और भी हैं, इतिहास, अंग्रेजी, हिंदी, कुछ भी हो सकता है उसको वो भी पढ़ना है। तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हो कि वो उतना ध्यान दे सकता है जितना बीएफए एमएफए वाला ड्राइंग एंड पेंटिंग में दे रहा है? ये आपको डिसाइड कर सकते हो कि किसके पास इस सब्जेक्ट में ज़्यादा सीखने और करने के लिए मौके ज़्यादा हैं। दूसरी बात है, बीएफए और एमएफए का जो सिलेबस है बहुत अलग है। बीए एमए में चीज़ें चाह के भी बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं की जा सकती, क्योंकि सिलेबस और भी 2 सब्जेक्ट और भी हैं साथ में, बच्चा कितना कर लेगा। ये आपको लिबर्टी मिलती है बीएफए एमएफए में, वहाँ पे हर चीज़ आप पढ़ सकते हैं। अगर आप बीएचओ के बारे में बात करेंगे तो वहाँ फंडामेंटल कोर्स में ही इतना सिखा देते हैं जो बीए का बच्चा पूरा 3 साल में सीखेगा, या उसके भी प्रोसेस में नहीं है, सिलेबस में नहीं है। तो कंपैरिजन तो नहीं हो सकता। हाँ, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, स्नातक की डिग्री है, यूजीसी ने मानी है, अब मान लीजिए। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे बीएफए के जो बच्चा है उसका मैनुअल वर्क थोड़ा सा बेटर होता है। ऐसा नहीं है बीएफए के सारे बच्चों का मैनुअल वर्क अच्छा होता है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं बीएफए एमएफए में जिनको कुछ बनाना नहीं आता, कुछ भी बनाना नहीं आता, लेकिन वो डिग्री कर रहे हैं, उनके पास डिग्री है। और मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो बीए एमए करके बैठे हैं और उनका हाथ बेहतरीन है, ख़तरनाक हाथ है। आप देखेंगे उनका काम देखेंगे, मज़ा आ जाएगा। तो ये मैन टू मैन डिज़र्व करता है। लेकिन अब क्या है, प्रोसेस है और एक बेसिक अंतर तो है, इसको आपको मानना पड़ेगा। और एक सिलेक्शन का लूप होल है, इसका यूज़ करके ऐसे लोग सिस्टम में आ गए जो अब क्या बोलें, संगठन के हिसाब से डिज़र्विंग नहीं है। और संगठन में उनको एक मल्टीटास्किंग टीचर चाहिए, वो टीचर क्योंकि दोनों ही नेशनल लेवल के संगठन हैं। अगर केंद्रीय विद्यालय संगठन आपको केरला में भेज रहा है, केरला में आपको बच्चे से इंग्लिश में बात करनी है और आप उसके कैपेबल नहीं हैं, तो संगठन क्या करेगा आपको? अगर आपको नॉर्थ ईस्ट भेज रहा है, वहाँ पे आपको बच्चा जो हिंदी बिल्कुल भी नहीं जानता, उसको इंग्लिश में कैपेबल होना है, आप कैसे कर सकते हैं? अगर आप कैपेबल हैं तो होना चाहिए था। ऐसा भी नहीं है कि संगठन ने पहले नहीं दी, संगठन ने पहले तो एंट्री रखी थी। बहुत से ऐसे मेरे दोस्त हैं जो केवी और नवोदय में काम कर रहे हैं, जिन्होंने बी और एमए किया है। सिर्फ इस बार ये बदलाव हुआ। अब ये बदलाव हुआ क्यों? ये बदलाव करीब 4 साल पहले जो मुझे पता लगा था, जब तब मैं सिस्टम में था, और मुझे पता था कि एक ऐसी कमेटी बनी है नवोदय विद्यालय में, और हम लोग एक अप्रेजल फॉर्म भरा जाता है। केवी और नवोदय में एक अप्रेजल फॉर्म होता है और उसमें प्रिंसिपल अपने कमेंट लिखता है कि भाई ये जो टीचर है ये कैपेबल है कि नहीं कैपेबल है। और एक ऐसे मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स निकल के आए नवोदय विद्यालय में जो काम करने में उतने ज़्यादा पॉलिश्ड नहीं थे, उनका मैनुअल काम उतना अच्छा नहीं था। ध्यान दीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं थ्योरी की बात यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं काम मैनुअल की बोल रहा हूँ। और जब आप समाज में निकलते हैं, संगठन में निकलते हैं, तो आर्ट टीचर का मतलब होता है आप आर्टिस्ट हैं, आपको काम करना आना चाहिए। आप वॉल पे पेंटिंग बना सकते हैं, आप पोर्ट्रेट बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। और पोर्ट्रेट एक ऐसी चीज़ है जिसमें अच्छे मार्क्स खा जाते हैं, बीएफए एमएफए के बच्चे भी मार्क्स खा जाते हैं। ये जो एक प्रथा है, जो काम करने का तरीका है, ये बीए एमए में भी बहुत तरह कमज़ोर है, क्योंकि सिलेबस ही वैसा डिज़ाइन नहीं है। बच्चों की गलती बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ सिलेबस की गलती है। सिलेबस को ऐसे डिज़ाइन किया गया है कि वो चीज़ नहीं हो पाती। अब एक एग्जांपल बताता हूँ। जब मैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स गया तो हम लोगों को कहा गया कि आपको फर्स्ट ईयर में 10,000 की स्केचिंग करनी है। बीए एमए में ये प्रथा ही नहीं है। मैंने खुद मोर देन 15,000 से ज़्यादा स्केचिंग मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मिला के करी थी। लेकिन ये प्रथा बीए एमए में नहीं होती है, ही नहीं, ट्रेंड ही नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं?
तो यहाँ पे वो बच्चे मात खा गए संगठन में जो मैनुअली थोड़ा सा पीछे थे, और नवोदय विद्यालय संगठन ने इसको अपना एक पॉइंट बना लिया और उन्होंने उसको हटा दिया। एक चीज़ और, नवोदय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय संगठन में एनुअली इंस्पेक्शन होता है। एनुअली इंस्पेक्शन में क्या होता है कि आपके ACDC जो होते हैं या दूसरे कॉलेज दूसरे स्कूल के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो आते हैं, विज़िट करते हैं, और वो ये टेस्ट करते हैं कि टीचर कितना सफिशिएंट है पढ़ाने के लिए या कुछ कमियां हैं। इसमें ये कंटिन्यू देखा जा रहा था कि ये जो टीचर्स हैं, ड्राइंग टीचर्स हैं, ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आ तो जाते हैं, लेकिन ये पेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, वॉल पेंटिंग नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों में उस लेवल का काम भी नहीं करा पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ रही थी। संगठन किसी भी डिग्री का विरोध नहीं करता है, वो BA MA कोई दुश्मन उनके नहीं है, लेकिन उनको इस डिग्री से जो लोग आ रहे हैं उसमें उन्होंने ये देखा कि मेजॉरिटी ऑफ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका मैनुअल काम उतना अच्छा नहीं होता है। ये वो बातें जो मैंने देखी हैं। अब इसको माने या ना माने आपकी खुद की मर्ज़ी है। मैं किसी तरह के विवाद में नहीं जाना चाहता, ना मुझे विवाद करना है, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ कि ऐसे लोग सिस्टम में हैं, क्योंकि 24 घंटे ही हैं। आप खुद देखिए, अगर BA MA का भी बच्चा है जो बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहा है, उसके पास समय ही नहीं है पढ़ने के लिए। UGC नेट भी आपका थ्योरी का पूछता है, इंटरव्यू भी बाद में होता है, और KV ने तो इस इंटरव्यू में तो आपका जो प्रोजेक्ट वर्क था, जो आपके काम थे, वो भी नहीं देखे, तो आप काम कहाँ दिखाओगे? फिर नौकरी के बाद में सारा जो खेल है वो आपके काम का है। तो ऐसे कैसे चलेगा? सिलेक्शन आप ले रहे हो थ्योरी की बेसिस पे, तो ये पूरा जो गड़बड़ी है वो सिलेक्शन प्रोसेस की है। अगर आपको आर्ट टीचर भरना ही है, आर्ट टीचर की पोस्टिंग करानी ही है, तो आप थ्योरी एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिकल एग्ज़ाम करा लो। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कराने के बाद में चाहे BA का बच्चा हो, चाहे BFA का बच्चा हो, जो भी श्रेष्ठ होगा उसको आप रखिए, उसका आप थ्योरी का एग्ज़ाम दीजिए, उसमें जो श्रेष्ठ निकल गया उसका इंटरव्यू कंडक्ट कराइए और उसको रख लीजिए आप। लेकिन इस तरीके से कि एक बच्चा राजस्थान, केरला, कर्नाटका, पता नहीं कहाँ कहाँ से कलकत्ता पहुँच रहा है और आपने उसको बोल दिया कि भाई साहब हम BA और MA को नहीं रखेंगे, ये तो अन्याय है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इसको किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि संगठन ने ये डिसीजन लिया क्यों। कहीं ना कहीं गलती तो हमारी भी थी, और ये मैं बहुत ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ। मैं BA MA को पढ़ा रहा हूँ और हमारे यहाँ ये माहौल नहीं है। हमारे यहाँ साफ ये कह दिया जाता है कि भाई ये हमें आर्ट्स कॉलेज नहीं बनाना है, इसको हमें बस डिग्री का है, सिलेबस पढ़ाना है। अगर आप सिलेबस पढ़ाएंगे तो अच्छा बच्चा कहाँ से तैयार होगा, वो क्या कर लेगा जाके। और आगे आने वाला जो समय है जहाँ पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी KV अपने अंदर लाने वाला है, और ये अगर NEP ना लाता तो शायद डिसीजन आता भी ना, क्योंकि NEP में रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा स्किलफुल होने की। शायद ये रीज़न हो कि उन्होंने BA MA को सिस्टम से ही बाहर करने की कोशिश कर दी। और मुझे ये लगता है कि क्योंकि सिस्टम BA MA वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, हो सकता है कि ये KV और नवोदय का ये जो डिसीजन है ये ड्रॉबैक किया जाए, वापस ले लिया जाए और उनको दोबारा मौका दिया जाए, ये मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। लेकिन इसके चांसेस भी मुझे 50-50 ही लगते हैं, क्योंकि इसका रीज़न है केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन दोनों ही सरकारी तो हैं, लेकिन ये ऑटोनोमस हैं, ये अपने नियम खुद बनाते हैं और संगठन की बेहतरी के लिए इनको जो सही लगता है ये वही करते हैं। ये बहुत प्रोफेशनल संगठन हैं दोनों, और ये बेहतरी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये मेरा खुद का देखा हुआ है, अनुभव किया हुआ है। ये कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते क्वालिटी में। आप किसी भी केंद्रीय विद्यालय संगठन के टीचर से या नवोदय विद्यालय संगठन के टीचर से आप बात कर लीजिए, उस बेचारे की पर्सनल लाइफ बचती ही नहीं है, क्योंकि उसको इतना इन्वॉल्व करते हैं काम कराने में, स्टूडेंट वेलफेयर में। मैंने खुद देखा है, मैं तो ड्राइंग टीचर था, तो हमारे पास उतना बर्डन तो नहीं था, हमारे पास दूसरी तरह के बर्डन थे। लेकिन एकेडमिक लेवल पे संगठन और नवोदय बहुत ज़्यादा काम करता है, और ये अपनी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जिसका आपको एक नमूना दिखा है BA MA वालों को जो बाहर कर दिया गया। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि BA MA के बच्चे मैनुअल काम में थोड़ा से पीछे हैं, और ये भाई सिलेक्शन प्रोसेस है और ऐसा चल रहा है। अब यहाँ पे हमारे यूपी में कई लोग बोलते हैं कि भाई यूपी में तो GIC में बाहर कर दिया गया, कि प्राविधिक वाले हैं, ये होने चाहिए, और बहुत सारे नियम कानून। भाई साहब, मैं इनके चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि यूपी में किस तरह से सिलेक्शन होते हैं, यूपी का जो भी बच्चा इस फील्ड में उसको पता है।
अगर एक एक पॉइंट होता था प्रावैधिक कला वाला, इंटरमीडिएट में अगर आपके पास प्रावैधिक कला है तो यूपी में बीए जो बालक वर्ग है उसमें आप अप्लीकेबल हैं, अदरवाइज अप्लीकेबल ही नहीं है, आप फॉर्म ही नहीं डाल सकते। अब मैं क्या बोलूँ, आर्ट्स कॉलेजेस में भी, आर्ट्स कॉलेज का हूँ, आर्ट्स कॉलेजेस में भी पढ़ाई उस लेवल की नहीं होती। अब वो बस एक शरीर बचा है आर्ट्स कॉलेज के नाम का, जहाँ पर जिस हिसाब से पढ़ाई होनी चाहिए थी। लैंडस्केप सब्जेक्ट में क्या विदाउट पर्सपेक्टिव, विदाउट टेक्निकल इंफॉर्मेशन आप लैंडस्केप कर सकते हैं क्या? जो भी बच्चा, जो भी समझदार आदमी है, उसका आंसर यही होगा कि नहीं। तो आप बीएफए अगर आप पढ़ा रहे हैं, लैंडस्केप आपके यहाँ सब्जेक्ट है, तो आपको लिख कर देने में क्या जाता है कि भाई हमारे बच्चे को टेक्निकल या ज्योमेट्रिकल या ज्योमेट्री कला की नॉलेज है। आप हर चीज़ नहीं लिख सकते कि भाई हमारे सिलेबस में ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, हर चीज़ आप नहीं लिख सकते। और ये शिकायत मेरी, मैं किसी बीए एमए वाले संस्थान से किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं कर रहा, लेकिन मैं खुद आर्ट्स कॉलेज का हूँ और दो तरह की लॉबी चलती है, एक आर्ट्स कॉलेज वाली लॉबी चलती है, एक बीए एमए वाली लॉबी चलती है। मुझे बीए एमए वाले किसी भी टीचर से, किसी भी बच्चे से किसी भी तरह का कोई मनमुटाव नहीं है, कोई वाद विवाद नहीं है, मुझे करना भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये मेरे अंदर का एक दर्द है जो मुझे बोलना है आर्ट्स कॉलेजेस के टीचरों से, आर्ट्स कॉलेज के प्रशासन से, चाहे वो बीएचयू का हो, चाहे वो लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स का हो, या कहीं का भी हो। भाई आपने अपने बच्चों को ये कभी सिखाया ही नहीं कि आपको सिस्टम में कैसे जाया जाए। इसलिए हम लोग को सुनने को मिलता है कि भाई बीएफए वाले इतने ही बड़े काबिल हैं तो सिस्टम में क्यों नहीं आते। विज्ञापन संख्या 46 में उच्च शिक्षा का जो हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, उसमें से एमएफए वाले केवल 2 टीचर थे, एक मैं था, एक हमारे सीनियर थे, वो थे। बाकी सब बीएमए वाले बच्चे थे। मुझे बाद में भी 50 और 51 में सुनने को यही आया कि इतने ही बड़े काबिल हैं बीएफए एमएफए वाले, तो फिर जॉब में क्यों नहीं आते। रीज़न है क्योंकि बीएफए एमएफए में जैसे बच्चा एडमिशन लेता है, उसको वहाँ पे दिमाग में ये भर दिया जाता कि भाई आपको कलाकार बनना है, आर्टिस्ट बनना है। और आर्ट्स कॉलेजेस का एक जो मुझे लगता है कि व्यवहारिक रूप से बड़ी गलत सोच है। एडमिशन लेते ही आपको ये एक माहौल होता है आर्ट्स कॉलेजेस का कि अगर आपको इज्जत लेनी है, अगर आपको किसी से थोड़ी सी भी रिस्पेक्ट पानी है, तो आपको मैनुअली काम बहुत ज़्यादा करना है, डूब के स्केचिंग करनी है, खूब सारा वाटर कलर करना है, लैंडस्केप बनना है, पोर्ट्रेट करना है, पागलों की तरह काम करना है। अच्छी बात है, करिए, करना भी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सिखाते कि आपको जॉब भी करनी है। बिना जॉब के आपका कैनवस कहाँ से खरीदोगे, सिस्टम में कैसे आओगे। हर कोई तो टीचर नहीं बन सकता, हर कोई तो आर्टिस्ट नहीं बन सकता। तो आपको जॉब के लिए भी लड़ना है सेम इंटेंसिटी के साथ में। ये आर्ट्स कॉलेजेस में नहीं सिखाते। थ्योरी का सिलेबस भी वहाँ पे बीए एमए के इक्वल ही होता है, लेकिन वहाँ पे ये एक भावना रहती है कि भैया चलो पास हो जाओ, किसी तरीके से पास हो जाओगे बस ठीक है, हमको तो कलाकार बनना है, नहीं तो हम कलरिंग कर लेंगे, नहीं तो हम इंकिंग कर लेंगे जाके, नहीं तो हम जाके दिल्ली जाके इलस्ट्रेशन कर लेंगे, ऑर्डर वर्क उठा लेंगे। ये रहता है वहाँ पे। ना टीचर ये बताते हैं कि भैया तुमको ये पढ़ लो, ये तरीका है सिस्टम में आने का। और ये वहाँ पे बैकअप ही नहीं रखते बच्चों के लिए। कुछ लोग जो हैं, जो लड़के थोड़ा सा ठीक है पढ़ने लिखने में, जिनको शुरुआत से फोकस है कि भैया हाँ हमको नौकरी करनी है, तो वो थोड़ा बैलेंस बना के चलते हैं और फिर वो सिस्टम में आ जाते हैं। ऐसा नहीं है। और आप रेशियो देखेंगे आर्ट्स कॉलेजेस का तो ठीक ठाक, अगर मान लो 50 बच्चे हैं तो 50 में से 10 से 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं जो जॉब में आते हैं। लेकिन अगर आपको ये उलाहना दी जाती है कि आप लोग श्रेष्ठ हैं, और संगठन, जैसे अभी आपने उदाहरण भी देखा केवी का, कि उन्होंने बीएफए एमएफए वालों को रखा। मेरी एक स्टूडेंट गई थी वहाँ पे कोलकाता में, और वो मुझे मेरे मुंह पे बोल रही कि बीएफए एमएफए वाले तो फॉर्म भी नहीं भर पा रहे थे। तो ये भाई, ये गलती तो, ये कहने का मौका तो आप ही लोग दे रहे हो कि आपको फॉर्म भरना भी नहीं आता, आप इतना डूबे हो पेंटिंग बनाने में, कंपोजिशन सीखने में। तो अगर आपको इस दुनिया में रहना है, नाम कमाना है और अपने इंस्टीट्यूट का नाम ऊंचा रखना है, अपनी डिग्री का नाम ऊंचा रखना है, तो आपको हर जगह बैलेंस बना के काम करना आना चाहिए। अगर संगठन आपको मौका दे रहा है इंटरव्यू में बैठने का, आप ही के साथ के, आप ही के लेवल की जो इक्वल डिग्री है उसको हटा दे रहा है, आप पे विश्वास रख रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि सिस्टम में जाके अच्छा काम करिए। और ये आर्ट्स कॉलेजेस में नहीं सिखाया जाता। आर्ट्स कॉलेज में
जॉब कैसे पाई जाए, कैसे टीजीटी का एग्ज़ाम क्रैक किया जाए, कैसे पीजीटी क्रैक किया जाए, कैसे संगठन में आया जाए, ये नहीं बताते। ये बच्चे अपने मन से कुछ तैयारी व्यारी कर लेते हैं या कुछ सीनियर गाइड कर देते हैं और चीज़ें हो जाती हैं। तो ये कई सारी कमियां हमारे बीच की है और ये लॉबी चलती है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहता हूँ, आर्ट्स कॉलेजेस के टीचर्स ने कितनी किताबें लिख दी आप देखिए, आप रेशियो उठा के देखिए, आप यूजीसी के अगर नॉर्म्स उठा के देखेंगे तो वहाँ पे प्रमोशन के 2 तरीके हैं। या तो आप मानद जो हैं कलाकार हैं, आप एकेडमी से आपको सम्मान मिला हुआ है, आप प्रमाणित कलाकार हैं तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट बन जाएंगे या प्रोफेसर बन जाएंगे। और एक दूसरा तरीका है कि आप अपना जो नॉर्मल प्रोफेसर बनने का प्रोसेस है, पीएचडी करिए और किताबें लिखिए और इस तरीके से आप होंगे। आप जितनी भी हिंदी माध्यम में किताबें हैं आप उठा के देख लीजिए, 90% किताबें, 80% किताबें तो ऐसे प्रोफेसर्स की लिखी हुई हैं जो बीए एमए के हैं, बीए एमए के कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बुक्स लिखी हुई हैं। जीके अग्रवाल सर आपके डीएस कॉलेज अलीगढ़ में हैं, तब कितनी किताबें लिख डाली, उनको पढ़ के तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो ज्ञान मिला है वो उन किताबों से पढ़ के किया मिला है। कुछ एक एग्जाम्पल आपको मिलेंगे कि जो आर्ट्स कॉलेजेस के भी टीचर्स हैं उन्होंने किताबें लिखी, लेकिन इनका संख्या बहुत ज़्यादा कम है। तो आर्ट्स कॉलेजेस में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि कैसे भाई आपको लिटरेचर लिखना है, कैसे आपको बुक पब्लिश करानी है। हाँ, पीएचडी के प्रोसेस में जो चीज़ें होती हैं वो हो जाती हैं, लेकिन बाकी बच्चे कैसे करेंगे? तो आप सिरे से अगर सबको ब्लेम कर दें कि बीए एमए वाले ही कुछ नहीं आता तो ये गलत है। उनको बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आर्ट्स कॉलेज के बीएफए एमएफए वाले बच्चों को नहीं आती, और कई ऐसा चीज़ें हैं जो बीएफए एमएफए में आती हैं लेकिन आर्ट्स जो बीए एमए के बच्चे उनको नहीं आती। तो ये जो डिग्री का भेद चल रहा है एक निचले स्तर पे कि नहीं ये बेहतर है वो बेहतर, कुछ नहीं। दोनों ही यूजीसी के हिसाब से समान हैं, लेकिन दोनों ही लोगों को अपने अपने वर्क एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा काम करना है। बीए एमए वालों को बहुत ज़्यादा काम करना है मैनुअल काम पे, और बीएफए एमएफए वालों को बहुत ज़्यादा काम करना है अपने थ्योरी के पोर्शन पे, जिससे वो सिलेक्शन में आ सकें। हायर एजुकेशन में बीएफए एमएफए वालों का कितना परसेंटाइल है आप खुद देख लीजिए, ना के बराबर है। तो जब आप सिस्टम में ही नहीं आएंगे तो फिर चीज़ें कैसे होंगी? और एक टीचर अगर जॉब पा जाता है तो 25 से 30 साल की नौकरी करता है। अगर वो गड़बड़ निकल आया तो 25 से 30 साल जो पढ़ाएगा वो गड़बड़ बच्चे ही निकालेगा, वो अच्छे बच्चे नहीं निकाल सकता। और अगर संगठन में, अगर किसी वर्क प्लेस में अच्छा टीचर आ गया तो वो 25-30 साल में अच्छे टीचर को बना के निकालेगा। तो ये है, और संगठन ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रख के, जो मुझे लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, कि जो ये निर्णय लिया है इस पर विचार करना चाहिए उनको, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, हज़ारों बच्चे हैं जिनका काम सच में बहुत अच्छा है, जो अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ एक बल्क ऐसा आ गया, एक बैच ऐसा आ गया जो काम करने में, मैनुअली काम करने में उतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, और उनके चक्कर में आपने सबको हटा दिया, तो ये गलत है। और ये हम लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर सिलेक्शन प्रोसेस की कुछ कमियां हैं और हम उसका फ़ायदा उठा के सिस्टम में घुस जा रहे हैं और हम जिस काम के लिए जा रहे हैं वही काम ना कर पा रहे हैं, तो ये कितना न्याय संगत है, ये हमें खुद सोचना पड़ेगा। डिग्री कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है, डिग्री के अपने अपने नॉर्म्स हैं। बीएफए जहाँ 4 साल में पढ़ रहा है, कैसे आप इक्वली आप मान सकते हो? ये हो नहीं सकता। आपको विवाद करना, विवाद कर लीजिए। हाँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे किसी विवाद में नहीं पढ़ना, दोनों का वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बीए एमए के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे भी उनको ये ध्यान रखना है कि आपका जो पाला पड़ेगा वो बीएफए एमएफए के बच्चों से पड़ेगा, और बीएफए एमएफए के बच्चों को भी ये याद रखना है कि उनके कंपटीशन में बीए एमए के बच्चे आएंगे जिनकी थ्योरी ज़बरदस्त है। और थ्योरी में ऐसा भी नहीं कि रॉकेट साइंस है, 15, 20, 25 किताबें हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, आप भी वो स्तर पालेंगे। और बीए एमए के बच्चों से भी मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बस थोड़ा सा डेडिकेशन देना है, आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं, बना सकते हैं जो बीएफए एमएफए के स्कूल्स में होता है। मैं अपने यहाँ के जो मेरे बच्चे हैं मैं उनको तो ये बोल के रखा हूँ कि आपको कुछ भी सीखना है, भले वो सिलेबस में है या नहीं है, अगर आपको सीखना है मैं बताऊँगा, लेकिन वो आपके अंदर सीखने की इच्छा शक्ति तो होनी चाहिए। तो ये मेरा विश्लेषण है, ये मेरे विचार हैं। बहुत से लोग इसको अपने अपने तथ्यों से प्रकट कर रहे हैं।
और ये फोकस ये बार बार ये हो रहा है कि भाई ये सिस्टम ने बनाया, अहर्ता ये है, ये अहर्ता है। अरे भैया, अहर्ता के चक्कर में सारी ये लंका लग चुकी है। आपने सिस्टम की ये जो कमियां हैं इनको ही आपने कैश किया और सिस्टम में ऐसे लोग आ गए, इसलिए ये जो बच्चे भगा दिए गए बेचारे। और मैं ये वर्ड जानबूझ के यूज़ कर रहा हूँ, भगा दिए गए। बहुत बुरा लगा जब मुझे पहली बार पता लगा कि नवोदय से बच्चे वापस आए हैं और अभी जो मेरी के स्टूडेंट वहाँ से लौट के आए कलकत्ता से। ये बच्चे वापस नहीं आए, ये एक परिवार के एक बच्चे की उम्मीदें लौटी हैं। और इसके जिम्मेदार संगठन या नवोदय विद्यालय संगठन ये सब नहीं है, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम की कमियां पकड़ी और सिस्टम में घुस गए। और सिस्टम में घुसने के बाद उन्होंने अपने पद के साथ में न्याय नहीं किया। बीइंग अ टीचर, अगर मैं अब तो जॉब पा गया हूँ, मैं बस बैठा रहूँ, सिलेबस ख़त्म कराता रहूँ, नौकरी तो मेरी बची रहेगी, लेकिन क्या मैं अच्छे बच्चे निकालूंगा? कभी नहीं निकालूंगा। या जो मुझसे कहा गया कि इसको आर्ट्स कॉलेज नहीं बनाना है, मैं बैठा रहूँ, आर्ट्स कॉलेज ना बनाऊँ, बच्चे के अंदर पोटेंशियल है उसको तब भी ना सिखाऊँ। तो कुछ चीज़ें देखिए वो अंतरात्मा की बात होती है। मुझे लगता है कि आप कोई भी प्रोफेशन पकड़िए, लेकिन अध्यापक का प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन होता है जो आपके मरने के बाद चलेगा। आपने जिन बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चे आपसे अच्छी और बुरी यादें लेके जाएंगे। तो अगर आप कैपेबल नहीं हैं तो आपको एटलीस्ट इस सिस्टम में आना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आप बिल्कुल आइए, थ्योरी पढ़िए, मैनुअल पढ़िए और ज़बरदस्त बन के आइए, सिस्टम में आइए और सिस्टम में आपका पूरा स्वागत है। और 25 साल 30 साल जितनी भी नौकरी है आपकी, आप बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाइए। इसका सलूशन नहीं है। और ये पहले किया गया होता तो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय संगठन ने ये जो एक स्टेप उठाया है ये ना उठाते, ये बिल्कुल ना उठाते। हालांकि इसके पहले के विज्ञापन में BA वालों का सिलेक्शन हुआ है और वो जॉब भी कर रहे हैं। तो हम लोग गलत जगह पे विवाद कर रहे हैं, हम लोग गलत जगह पे आपस में लड़ रहे हैं। आपस में नहीं लड़ना। हर बच्चा BFA MFA नहीं कर सकता, उसकी परिस्थितियाँ वैसी होती हैं। कई लड़कियाँ हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ और वो आर्ट्स कॉलेज में उनकी फैमिली अलाउ नहीं करती जाने के लिए, क्योंकि वो घर से बहुत दूर है। तो उनके लिए तो BA MA ही रहेगा ना। और बहुत अच्छा हाथ है उनका, बहुत अच्छा काम करती हैं। तो वो किसी की गलती की सज़ा उनको क्यों मिले? तो ये मेरी मना स्थिति है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैं किसी तरह के विवाद में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि मुझे विवाद करना भी नहीं है। क्योंकि इस स्तर के लोग में आके विवाद कर रहे हैं जिससे कोई और छोर है नहीं, तथ्य है नहीं, सिर्फ अपने गाल बजाना है तो बजाइए। मैं तथ्यों पे बात कर रहा हूँ और तथ्य मेरा यही कहता है कि इसमें कहीं ना कहीं गलती हम लोगों की तरफ से ही हो गई, और जो बहुत पहले से होती चली आ रही थी। और ये जो है बस हो गया। लेकिन हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि संगठन अपने ये निर्णय को वापस करे और जो बच्चे रह गए हैं उनका दोबारा कराए, इंटरव्यू कराए। भले इंटरव्यू के तरीके बदल दे, वो पहले मैनुअल करा ले या कुछ उनकी जो शंकाएं हैं उनसे क्वेश्चन पूछ ले, उसके बाद में वो करा ले। लेकिन मौका मिलना चाहिए। बिना लड़े आपने किसी को हारा हुआ घोषित कर दिया, ये तो गलत है। और वो किसी के लिए भी गलत है, वो चाहे BFA हो चाहे MBA हो, सबके लिए गलत है। आज के समय में अगर कोई बच्चा निकल के अपने समाज से पढ़ाई कर रहा है, पूरा कर रहा है, एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहा है, और उसके बाद फिर आपने उसको सिर्फ ये कह के हटा दिया कि आप अप्लीकेबल नहीं हैं या आप योग्यता नहीं रखते, ये तो मजाक है। आप अपने बिंदु रखिए, अपनी बात रखिए और उसको पूरी न्यायसंगत तरीके से बच्चे को मौका भी दीजिए, फिर बात पूरी होती है। फिर उसकी किस्मत जाने, उसका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। तो ये मेरे विचार थे और बिना किसी विवाद से ये मैंने बात रखी है। BFA MFA में बेहतर क्या है, क्या उसके गुण हैं, कुछ दोष हैं, ये इसके पहले ही मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं बहुत डीप जाना चाहता नहीं हूँ। और रही बात यूपी के सिलेक्शन प्रणाली की, तो मैं इसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा नेक्सस है, सबको पता है। और क्या बोलना उसके बारे में क्या बोलना। बस मेरा एक ही इच्छा है कि योग्य व्यक्ति जो है उसको सिस्टम में आना चाहिए, वो
कहीं का भी हो सकता है, किसी भी स्कूल का हो सकता है, वो BFA BA कुछ भी किया हो, लेकिन वो योग्य हो। और कुछ डिग्रियां तो सच में मजाक ही हैं, जैसे अब क्या बोलें, IGD बॉम्बे हो गया, है ना। अभी मेरे कुछ साथी हैं, वो अभी यूपी के बारे में बात चली तो मुझे ध्यान आ गया, एक लाहौर की मेयो स्कूल की डिग्री है, वो यूपी के विज्ञापन में इंक्लूडेड है। भैया कितने लोग हैं जो आपके कंपटीशन में लखनऊ लाहौर के बच्चे पढ़े हुए हैं, एक सिंगल बच्चा नहीं होगा। आप उसको मुद्दा बना रहे हो यार। मुद्दा आपको ये बनाना चाहिए कि प्राविधिक कला ख़त्म करिए आप, या आप BFA MFA में एक सब्जेक्ट एक पेपर ऐड करवा दीजिए ज्यामिति कला का। लखनऊ के जो 8 मास्टर ट्रेनिंग का डिप्लोमा होता है उसमें ये पेपर है। और अगर आप यूपी का अगर आप विज्ञापन देखेंगे तो उसमें AMD को अलग से मेंशन करते हैं। अगर आपको बड़ी शंका तो ये करा दीजिए। हालांकि मेरे हिसाब से बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने BFA कायदे से कराया है तो ज्यामिति कला तो उसका पार्ट ही है। फिर भी अगर आपको समस्या है तो जितने भी BFA MFA वाले इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपने यहाँ एक पेपर ऐड करा लें। वो तो कैरिकुलम खुद बनाते ही हैं, एक पेपर ज्यामिति कला का ऐड करा लें, और BFA MFA में आपको प्राविधिक कला अलग से करने की ज़रूरत ही नहीं है, काम ख़त्म हो जाएगा। तो लड़ाई या मुद्दे वो आपके हिसाब से सही जगह पे लड़िए, चीज़ें हो जाएंगी। और व्यर्थ में लड़ना है, व्यर्थ में किसी को ऊंचा दिखाना है, नीचा दिखाना है, तो दिखाते रहिए, ज़िंदगी लंबी है, ज़िंदगी भर ये काम करते रहिए। तो व्यक्तिगत रूप से मेरे यही विचार थे। इट्स माई इंडिविजुअल थॉट। मुझे किसी से विवाद नहीं करना है भाई। आपको मेरे विचार अच्छे लगें तो बेहतर है, नहीं अच्छे लगें तो उससे ज़्यादा बेहतर है। ये मेरा विश्लेषण है पूरे उसमें, पूरे जो भी मामला है, ये मेरे अपने विचार हैं। तब तक के लिए अच्छे की उम्मीद में कि हमारे बच्चों को दोबारा मौका मिले, इसी उम्मीद में अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ अगले किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।